गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीए फाइनल ईयर में जो वो फाइल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में, जो मैं आपको कम से कम 10 या 15 से ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी व्याख्या कम करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो आप जहाँ कहीं से भी मिले, या अपन कह सकते हैं जो आपकी प्रायोगिक भूगोल की जो बुक आती है जेपी शर्मा सर की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही प्रश्न जो मेरे पास में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि परिच्छेदिका क्या है और इसके प्रकार कितने, और उन प्रकारों की विशेषता क्या क्या है, उनके किस प्रकार के चित्र बनते हैं। तो सबसे पहला बात तो है परिच्छेदिका या पार्श्व चित्र। जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, जो समोच्च रेखाओं से जो अपन चित्र बनाते हैं वैसा। तो परिच्छेदिकाएं मुख्य रूप से किसी भी धरातल के ढाल का प्रदर्शन करने के लिए काम में ली जाती हैं, या किसी भी ढाल का प्रदर्शन करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है परिच्छेदिकाओं का। उन्हीं को अपन कहते हैं पार्श्व चित्र। यानी जैसे अपन परिच्छेदिकाओं की सहायता से इस प्रकार के कुछ चित्र बना देते हैं। ये मान लो कोई परिच्छेदिका है इस प्रकार से, ये वाला जो चित्र है ये आपका पार्श्व चित्र कहलाता है। फिर अपन बात करेंगे परिच्छेदिकाओं के प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार होते हैं परिच्छेदिकाओं के। अब अगर अपन परिच्छेदिकाओं के प्रकार को, चारों प्रकार को अपन अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए तो उन्हें अपन कहते हैं सक्रम परिच्छेदिकाएं। जैसे मैं यहाँ 4 चित्र बना देता हूँ। ये वाला एक चित्र हो गया, ये मान लो ये मैंने दूसरा चित्र बना दिया, ये आपका तीसरा चित्र हो गया, और ये मान लो आपका चौथा चित्र हो गया। ये इसको अपन कहते हैं ए बी, जो आपने पहले भी पढ़ा अनुप्रस्थ काट रेखा, ये वाला। जब अपन अलग अलग प्रकार के 4 अलग अलग चित्र बनाते हैं तो ये होता है आपके परिच्छेदिका, सक्रम परिच्छेदिका। इनको एक व्यवस्थित रूप में रख दिया, पहला प्रकार हो गया। फिर दूसरा प्रकार होता अध्यारोपित परिच्छेदिका। अध्यारोपित परिच्छेदिका का मतलब है, जैसे ये मैंने एक चित्र बना दिया ये वाला, यानी ये आपकी अनुप्रस्थ रेखा हो गई। मान लो ये आपकी जो काट रेखा है, इसके ऊपर अगर मान लो किसी को अगर अपन चित्र बना देते हैं तो उसी चित्र को अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर जो भी अपन चित्र बनाएंगे, ये वाला, ये जो लाइन है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मान लो अपन ने 4 चित्रों को एक साथ में बना दिया, तो ये कहला दिया अध्यारोपित परिच्छेदिका। अध्यारोपित परिच्छेदिका। और ये जो आपकी हो जाएगी सक्रम परिच्छेदिका। यानी चारों को अलग अलग चित्र, 4 अलग अलग चित्र बनाना व्यवस्थित रूप से, वो होती है सक्रम परिच्छेदिका। और एक ही आधार रेखा के ऊपर, या अपन कह सकते हैं एक ही आधार रेखा के ऊपर 4 परिच्छेदिकाओं का अंकन किया जाए, या अपन उनको प्रदर्शित किया जाए, तो वो था आपका अध्यारोपित परिच्छेदिका। फिर तीसरा आता है आपके प्रक्षिप्त अधीरेव। इसको कहते हैं प्रक्षिप्त। ये परिच्छेदिका होती क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, जो मुख्य परिच्छेदिका के जो पीछे न दिखाई देने वाला भाग होता है, उन भाग को अपन हटा देते हैं। जैसे देखो, ये मैं आपको एक बार पहले परिच्छेदिका बना के बता देता हूं, फिर देखो ये अब आप यहाँ देखोगे कि मैं कौन कौन से भाग को हटा रहा हूँ। जैसे ये वाला जो चित्र है, ये वाला, इसके पीछे जो चित्र बना हुआ है उसको आप हटा दीजिए इस प्रकार से। वापस एक बार चित्र बना देता हूँ, बड़ा चित्र बना रहा आपको समझने में। प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, ये इस प्रकार से चित्र बनेगा प्रक्षिप्त परिच्छेदिका का। ये इस प्रकार से। अब जो भाग ये आपकी इस लाइन के पीछे जो नहीं दिखाई देने वाला, इस भाग को अपन हटा देंगे बिल्कुल ही। इस भाग को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये वाला भाग मैंने हटा दिया। फिर ये जो 2 नंबर वाली परिच्छेदिका है,
इसके पीछे वाला जो भाग अपन को नहीं दिख रहा है उसको भी अपन हटा देते हैं, ये वाला, इसको अपन हटा देते हैं, ये वाला भाग। तो ये जो परिच्छेदिका का जो भाग है आपको नहीं दिख रहा है, इसको आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। फिर ये वाला भाग भी अपन को नहीं दिख रहा। जो परिच्छेदिका के जो पीछे वाला भाग है जो अपन को नहीं दिख रहा है, उस भाग को अगर अपन हटा दिया जाए तो वो वाली जो परिच्छेदिका होती है उसको अपन कहते हैं प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। एक होता है मिश्रित परिच्छेदिका। मिश्रित परिच्छेदिका किसे कहते हैं? जैसे एक भाग ये वाला अपन यहाँ बना देते हैं, ये होता है आपके, जिसको आप मिश्र परिच्छेदिका या अपन मिश्रित परिच्छेदिका कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो अध्यारोपित जो लाइन है, ये जो आपने अध्यारोपित जो चित्र बनाया है, इसके ऊपर जो जो अपन को केवल जो ऊपर वाले जो भाग दिखाई देते हैं, केवल सबसे ऊंचाई वाला जो प्रदर्शन, उन्हीं को दर्शाना होता है, बाकी सबको आपको हटा देना। जैसे देखो मान लो आपको बता देते हैं, ये जैसे एक मान लो मैंने कोई परिच्छेदिका बना दी, फिर ये दूसरी परिच्छेदिका हो गई, फिर ये तीसरी परिच्छेदिका हो गई, फिर ये चौथी परिच्छेदिका। अब देखो इनमें से जो आपको सबसे ऊंचाई वाले जो परिच्छेदिका है, जो परिच्छेदिका का सबसे ऊंचा भाग है चारों का, केवल वही आपको लाइन रखनी है, जिसको अपन स्काई लाइन कहते हैं, सबसे हाईएस्ट। जैसे देखो ये तो सबसे पहले मैं हटा देता हूं, जो ये कुछ नहीं दिख रहा, ये हो जाएगा, ये देखो, यानी ये जो हो गया आपका, ये ए परिच्छेदिका हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई। देखो जब अपन परिच्छेदिकाओं को एक ही आधार रेखा को अपन यानी अलग अलग कॉलम में बनाते हैं तो होती है सक्रम परिच्छेदिका, जिनमें 4 चित्र बनेंगे अलग अलग, अगर 4 रेखा है तो। अगर अपन 4 परिच्छेदिकाओं को एक ही कॉलम पर आधार पर या अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर बनाया जाए तो उसे अपन कहते हैं अध्यारोपित। और प्रक्षिप्त का मतलब है जो परिच्छेदिकाओं के जो पीछे वाली जो परछाई वाला जो भाग होता है, जो नहीं दिखाई देने वाला भाग होता है, उसे अगर हटा दिया जाए तो वो होती है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। जैसे देखो ये एक पूरी लाइन हो गई, इसके पीछे यहाँ पे था, ये अपन को नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ हटा दिया, और यहाँ पे इसका था, इसको हटा दिया। फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये परिच्छेदिकाएं हो जाए। फिर मिश्रित परिच्छेदिका का मतलब है यानी जिन जो परिच्छेदिकाएं बनी हैं उन परिच्छेदिकाओं जो सबसे ऊंचाई वाला जो भाग होता है केवल उसी को रखना है, बाकी सबको हटा देना, तो इसको कहता है अपन मिश्र परिच्छेदिका। इस और ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ना सबसे हाईएस्ट, इसको अपन स्काई लाइन भी कहते हैं। ये भी आपको पूछ सकते हैं स्काई लाइन कौन सी परिच्छेदिका में बनती है, तो आपको ध्यान रखना मिश्र परिच्छेदिका में आपकी स्काई लाइन बनेगी। अगला मेरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है आपको कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है। मानचित्र प्रक्षेप जैसे आपका अगला टॉपिक, मानचित्र प्रक्षेप का मतलब होता है यानी अपन किसी भी समतल कागज पर या कपड़े के ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंकन करके जो चित्र बनाते हैं उसे अपन मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों हुई? आपके पास में जब ग्लोब है, जब आपके पास में पृथ्वी का ग्लोब है, जैसे ये वाला या ऐसा ग्लोब, तो आपके पास में मानचित्र बनाने की क्यों आवश्यकता हुई? तो मेरा यही प्रश्न है कि ग्लोब के ऊपर एक नज़र में अपन विश्व के सारे देशों को नहीं देख सकते। जैसे इस ग्लोब के ये आगे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे पिछले वाला भाग कौन सा है, प्रतिध्रुवस्थ भाग कौन सा है, अपन नहीं देख सकते एक नज़र में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे भारत का नक्शा या विश्व का नक्शा, तो यहाँ पे सारे विश्व के नक्शे में एक ही नज़र में अपन इसके ऊपर से देख सकते हैं। ये वाला ग्लोब और जो मानचित्र में फ़र्क मुख्य रूप से यही है। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अब आप इनकी आवश्यकता क्यों हुई, भाई मानचित्र बनाने की आवश्यकता हो? तो पहला बात तो ये हो गई कि ग्लोब को अपन एक नज़र में नहीं देख सकते हैं, मानचित्र को एक ही नज़र में देख सकते हैं। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन के बैग में ले जाकर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मानचित्र को अपन लपेट के या फोल्ड करके अपन ले जा सकते हैं। और ग्लोब हमेशा आपको ध्यान रखना है सुविधा की दृष्टि से या अपन कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से मानचित्र की तुलना में अधिक
आसान नहीं है, क्योंकि मानचित्र को अपन लपेट के रख सकते हैं, ग्लोब को अपन नहीं रख सकते। तो ये वाली जो चीज़ें हैं मानचित्र में आपको ध्यान रखना है कि ग्लोब और मानचित्र को फर्क क्यों है, मानचित्र की क्यों आवश्यकता हुई, मानचित्र प्रक्षेपों की क्यों आवश्यकता हुई। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मानचित्र और ग्लोब में। फिर आगे वाला प्रश्न है, एक होता है भूग्रिड क्या है। जैसे ये ना मैंने आपको शब्द लिख दिया, भूग्रिड का मतलब होता है किसी भी इसको अपन रेखाओं का जाल भी कहते हैं, भूग्रिड। या जैसे आपके अगर ये ग्लोब बना दिया जाए तो ये बीच वाली लाइन हो जाएगी और ये देशांतर रेखाएं हो जाएगी, ये इस प्रकार से, और ये बीच वाली लाइन ये अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है इसी को अपन क्या कहते हैं, भूग्रिड कहते हैं। भूग्रिड यानी जाल, रेखाओं का जाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला मेरे पास में प्रश्न है, अब अपन मानचित्र प्रक्षेपों के जो प्रकार पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से जो मानचित्र प्रक्षेप है ना वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो आपके बीए फाइनल ईयर में दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, जो दिए हुए हैं केवल उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। जैसे दिया हुआ मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण, मानचित्र प्रक्षेपों का ये दिया हुआ आपके पास में वर्गीकरण। तो मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण अपन मुख्य रूप से 3 प्रकार से पढ़ते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार से। जैसे देखो, पहला दिया हुआ मिलेगा आपको मानचित्रों का जो वर्गीकरण दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ मिलेगा प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर। ये हमेशा सारणी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा दिया हुआ रचना के आधार पर, और तीसरा आपको दिया हुआ मिलेगा गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। ये मुख्य रूप से अपन जो मानचित्र प्रक्षेपों को बांटते हैं ना वो 3 प्रकार से, एक तो प्रकाश के आधार पर बांटते हैं, एक रचना के आधार पर, एक गुण के आधार पर। अब जैसे इसी में भी अलग अलग है। प्रकाश के आधार पर भी अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है सदृश मानचित्र और एक होता है असदृश मानचित्र। जैसे देखो प्रकाश के आधार पर 2 है, एक तो सदृश होता है और एक आपका असदृश मानचित्र होता है। देखो इसमें भी आपको अलग वर्गीकरण में, जैसे सदृश मानचित्र उसको कहते हैं ऐसे मानचित्र जिनको प्रकाश की सहायता से किसी भी कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर बनाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं सदृश। यानी अपन कह सकते हैं जैसे आप सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हो तो जो पीछे से जो लाइट आती है वो पर्दे पे आती है, तब वो आपको सामने स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखती है, यानी जो आपकी फिल्म होती है वो आपको दिखती है। तो वो प्रकाश की सहायता से किसी भी मानचित्र को बनाना, तो वो होता है ये वाला सदृश। असदृश का मतलब होता है जो गणितीय विद्या है या जो अपन कह सकते हैं ज्यामितीय विद्या है उनकी सहायता से। इसको तो अपन प्रकाश की सहायता से बनाते हैं और इनको अपन बनाते हैं गणितीय विधियों की सहायता से। ऐसे मानचित्र जिनको गणितीय विधियों के आधार पर बनाया जाता है वो होता है असदृश मानचित्र। फिर अपन बात करते हैं रचना के आधार पर जो मानचित्र है ना उनको अपन यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग प्रकार। अब रचना के आधार पर जो मानचित्र है वो मुख्य रूप से कौन कौन से, देखो पहला मानचित्र आपको दिया मिलेगा शंकु मानचित्र, शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप। फिर दूसरा मिलेगा आपको बेलनाकार, बेलनाकार। तीसरा आपको मिलेगा ख मध्य और चौथा आपको मिलेगा रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप। ये हो गए मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के। अब जैसे देखो शंकु प्रक्षेप, शंकु का मतलब आपने ऐसा पढ़ा होगा 11th-12th में आपने मैथ्स है जिसके भी ये इस प्रकार का शंकु होता है, ये इस प्रकार से जो अपन किसी भी धरातल पे या अपन कह सकते हैं ग्लोब पे शंकु रख के इसका जो मानचित्र बनाए उनको अपन शंकु मानचित्र कहते हैं। अब जैसे देखो कुछ मानचित्र बनाने के भी अलग अलग है। जैसे ये आपका ग्लोब है,
देखो अगर मैं किसी भी कागज को यहां रख देता हूं या तो ये और पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मान लो ये ग्लोब है, मैं यहां रख देता हूं मानचित्र को। तीसरे नंबर पे ग्लोब यहां पे है और मैं यहां तिरछा रख देता हूं। तो देखो ये जो मानचित्र है, ये जैसे बीच वाला, ये तो हो गया आपका विषुवत रेखा का प्रदर्शन करने वाला विषुवतीय मानचित्र। और ये देखो ये ध्रुवों का प्रदर्शन करने के लिए जो ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप होता है वो यहाँ पर, और इनको अपन कहते हैं तिर्यक मानचित्र। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ बीच में कहीं पर भी, तो देखो ये अपन जो आपका जो मानचित्र बनाने का जो तरीका है, अगर यहाँ पे अपन किसी भी प्रक्षेप पे कागज को रख के मानचित्र बना रहे हैं तो ये विषुवतीय रेखाओं का ज़्यादा प्रदर्शन करेगा, इसलिए इसको विषुवतीय मानचित्र कहते हैं। ये ध्रुवों का प्रदर्शन करेगा इसलिए ध्रुवीय, और ये तिर्यक रेखा यानी बीच से कोई भी जो लाइनें हैं ये बीच वाली इनका प्रदर्शन करेगा, इनको कहता है अपन ध्रुवीय मानचित्रों का प्रक्षेप। ठीक है ना। तो ये भी कागज को रखने के आधार भी अलग अलग हैं, इनके आधार पर भी अपन अलग अलग बात करते हैं। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो शंकु प्रक्षेप। अब शंकु प्रक्षेप में भी आपको ये मिलेगा एक शंकु प्रक्षेप और दो मानक वाला शंकु प्रक्षेप, और आपको मिलेगा बौन प्रक्षेप, आपको मिलेगा बहुशंकु प्रक्षेप। तो इनकी भी आपको विशेषता ध्यान रखनी। देखो शंकु जैसे एक मानक शंकु और दो मानक शंकु में मुख्य विशेषता आपको यह ध्यान रखनी है कि एक मानक शंकु में तो जो आपकी जो मानक रेखा होगी वो एक होगी, और अगर दो मानक शंकु है जैसे ये वाला, यहाँ पे आपको एक रेखा मिलेगी, और दो मानक वाला तो यहाँ पे आपको दो मानक रेखा मिलेगी, जिनके दो मानक रेखा मानकर अपन को शंकु बनाना आता है। तो एक मानक रेखा वाला शंकु साधारण शंकु कहलाता है, और दो मानक रेखा वाला शंकु, ये दो मानक जहाँ पे दो रेखाएं होगी अक्षांश रेखाएं मानक रेखा मानी जाएगी। फिर आपका इसमें माना जाता है एक होता है बौन प्रक्षेप और एक होता है बहुशंकु प्रक्षेप। ये इनके संशोधित रूप है। अब जैसे बहुशंकु प्रक्षेप में जैसे अपन ये देशांतर रेखाएं खींचते हैं, तो ये मुख्य जो देशांतर रेखाएं खींचते हैं इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो एक नहीं होता है, या अलग अलग बिंदुओं को अपन ऐसे चाप काट के ऐसे रेखाएं खींचेंगे। पहले वाले पे ये हो गया, दूसरे वाले पे ये हो गया, तीसरे वाले पे ये हो गया। इस प्रकार से इनको जो चाप जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं इनका चाप काटने के लिए कई सारे जो आपको बिंदु लगाने होंगे, इसको अपन कहते हैं बहुशंकु बिंदु। यहाँ तो देखो जब एक मानक रेखाएं खींचेंगे और दो मानक रेखाएं खींचेंगे तो एक ही बिंदु से अपन यहीं से चाप काटेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपका एक मानक दो मानक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बहुशंकु में बहुत से ज़्यादा होता है, यानी आपके जो सकेंद्रीय मान्य होकर एक से अधिक बिंदु होने के कारण इसको बहुशंकु प्रक्षेप कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, आपको ध्यान रखना बेलनाकार। जैसे ये बेलनाकार शंकु है। अब बेलनाकार शंकु को भी अपन अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे देखो एक तो होता है कि भाई बेलनाकार में आपको समदूरस्थ और एक होता है समक्षेत्र। एक तो होता है समदूरस्थ, एक होता है समक्षेत्र, और एक होता है जो आपके दिया हुआ है मर्केंटर प्रक्षेप। ये मुख्य रूप से आपको तीन दिया है। यानी समदूरस्थ का मतलब है कि जो दूरियां हैं बीच की, ये वाली, इनके बीच में बिल्कुल समान गैप होगा समदूरस्थ में। और समक्षेत्र का मतलब है जैसे ये आपका ग्लोब है, ये दोनों यहाँ पे काम आते हैं विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र दर्शाने के लिए समदूरस्थ और समक्षेत्र, यानी समान क्षेत्र का वर्गीकरण करने के लिए समक्षेत्र। और ये दोनों ही विषुवतीय रेखाओं या अपन कह सकते हैं उष्णकटिबंध में जो फसलें पाई जाती है, जो कृषि पाई जाती है, उनके वर्गीकरण के लिए समदूरस्थ और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। एक आता है मर्केंटर प्रक्षेप। मर्केंटर प्रक्षेप का प्रयोग मुख्य रूप से भारत के जो अधिकांश मानचित्र बनाए जाए वो भी आपके मर्केंटर प्रक्षेप पे बनाए जाते, लेकिन एक को ध्यान रखना कि जो मर्केंटर प्रक्षेप का प्रयोग जो समुद्री जो नाविक है या समुद्र में जो नाव वगैरह जहाज वगैरह चलाने के काम आता है, नेविगेशन के लिए, सिस्टम के लिए, जो समुद्र के अंदर की जो स्थिति पता करने के लिए ये आपको मर्केंटर प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। ये आपका यथा आकृतिक प्रक्षेप है, इसमें दिशा शुद्ध होती है। तो ये होता है आपके बेलनाकार प्रक्षेप के प्रकार। फिर अपन बात करेंगे जैसे एक और प्रक्षेप दिया हुआ है आपका, एक प्रक्षेप दिया हुआ है मर्केंटर, ये खमध्य प्रक्षेप।
ये जो खमद्य प्रक्षेप है ना, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे देखो, एक तो होता है ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, और इसी में ध्रुवीय में भी एक होता है समक्षेत्र और एक होता है समदूरस्थ, और एक प्रक्षेप आपको मिलेगा नोमोनिक, या इसको अपन कह सकते हैं केंद्रक ध्रुवी। तो देखो, ये वाला चीज है। आपको 3 प्रकार के और प्रक्षेप मिलेंगे। एक खमद्य प्रक्षेप में भी खमद्य ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप, खमद्य ध्रुवीय समदूरस्थ और खमद्य ध्रुवीय नोमोनिक या केंद्रक प्रक्षेप। अब ये होते क्या, जैसे देखो, ध्रुवीय यानी ध्रुवीय क्षेत्रों का जो वर्गीकरण करने के लिए, और वहां पे समान क्षेत्र, और दूसरा है समान दूरी पर बनने वाले जो प्रक्षेप होते हैं उन्हें अपन ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप कहते हैं। एक होता है केंद्रक या नोमोनिक। जैसे मान लो ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, मान लो ये इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है अक्षांश देशांश। अब अगर अपन यहाँ पे कोई भी कागज रख के जो चित्र बनाएंगे इस प्रकार से गोल, तो ये चित्र कैसा बनेगा, ये चित्र इस प्रकार से बनेगा, ये गोल। ये वाला जो चित्र बनेगा इसे अपन कहते हैं केंद्रक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। ये वाला, यहां से जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो इस प्रकार से खींची जाए, ये आपको ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के रूप में मिलेगा। अभी अपन इन प्रश्नों की केवल और केवल फाइल से पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में बात कर रहे हैं, जो मौखिक रूप में। फिर मैं इन सभी प्रक्षेपों को आपको आगे वाले जो वीडियो है वहां पे सारी विशेषता बताई जाएगी कि एक मानक और द्विमानक में शंकु में क्या अंतर है, इनकी अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, कौन किस में देशांतर रेखा सीधी होती है, किस में देशांतर रेखाएं लंबाई में ज़्यादा होती है, किस में देशांतर रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा की आधी हो जाती है। ये जो जितने भी जो आज मैंने प्रक्षेप बताए, इन सभी प्रक्षेपों की जो रचना है अपन आगे वाला जो वीडियो है, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उन सब में आपको अलग अलग विशेषता बता दी जाएगी। तो ये आपके लिए भूगोल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो वीडियो है, आप सभी BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें।